हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम शुरू करेंगे हेलो एल्केन्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, हेलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड दोनों आप कह सकते हो। कॉमन फॉर्मूले की अगर हम बात करें CnH2n+1x, तो ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एल्केन में से आपने एक हाइड्रोजन हटाया और एक x लिया है। तो एक हाइड्रोजन हटाया तो एल्केन का फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। तो यहाँ से एक +2 की जगह एक कम कर दिया तो ये +1 हो गया और हाइड्रोजन की जगह क्या आ गया, हेलोजन। इसके बाद अगर हम बात करें ओवरलैपिंग की, कि भाई जो ओवरलैपिंग हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, तो यहाँ पर है कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन भी आप ले सकते हो। तो कार्बन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप जानते हो कि कार्बन का संकरण क्या है, sp3। अब फ्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो इसकी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो 2p से हो रही है, क्लोरीन की 3p से, ब्रोमीन की 4p से, और आयोडीन अगर होता तो इसकी 5p से हो जाती है। किससे हो जाती, 5p से। अब इसका फर्क क्या पड़ता है, या इससे क्या हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। बॉन्ड एनर्जी की अगर हम बात करें तो देखिए, जितना आपके साइज बढ़ेगा बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और ओवरलैपिंग कम हो जाएगी, और बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी। यह मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बॉन्ड एनर्जी की, तो बॉन्ड एनर्जी जो है कार्बन फ्लोरीन की ज़्यादा है, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन। इसका कारण क्या है कि साइज अगर बढ़ता है तो ओवरलैपिंग कम हो जाती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। बॉन्ड लेंथ की बात करें तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे जो बॉन्ड लेंथ है वो बढ़ रही है। तो कार्बन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कम है, फिर कार्बन क्लोरीन, फिर कार्बन ब्रोमीन और फिर कार्बन आयोडीन। तो ये ऑर्डर है किसका, बॉन्ड लेंथ का, और ऊपर वाला ऑर्डर किसका था, बॉन्ड एनर्जी का। इसके बाद अगर हम बात करें, जैसे अब ये एल्किल हैलाइड बना कैसे, तो सिंपल सा है कि एल्केन का आपने H हटाया और क्या लगा दिया, X। तो ये एक तरह से हम कहते हैं ना कि भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो यहाँ पर आपने क्या करा, हाइड्रोकार्बन का एक H हटाया, उसकी जगह X लगा दिया, तो इसका क्या हो गया, डेरिवेटिव हो गया एल्किल हैलाइड या हेलो एल्किन, RX। अब यहाँ पर ये दो तीन तरीके से हम शो कर सकते हैं, मोनो हेलोजन डेरिवेटिव, डाई हेलोजन डेरिवेटिव, ट्राई हेलोजन डेरिवेटिव और टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव। मोनो हेलोजन का मतलब एक हेलोजन प्रेजेंट है, डाई हेलोजन का मतलब 2 प्रेजेंट है, ट्राई का मतलब 3 है और टेट्रा का मतलब 4 है। तो अगर हम एक कार्बन की बात करें, जैसे मीथेन के रिप्लेसमेंट की बात करें, तो मीथेन में आपने एक हाइड्रोजन रिप्लेस करा तो क्या बन गया, क्लोरोमीथेन। डाई हेलोजन डेरिवेटिव में आपने क्या कहा, डाइक्लोरोमीथेन, इसको आप क्लोरोफॉर्म कह देते हो, नहीं तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी कह सकते हैं, और कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिंपल है बिल्कुल। अब अगर हम बात करें डिफरेंट ग्रुप्स की, या डिफरेंट अगर हम कंपाउंड के नेम की बात करें, तो ये विनाइल क्लोराइड है, आप जानते हो कि ये विनाइल ग्रुप है, क्लोरीन जुड़ गया तो विनाइल क्लोराइड हो गया। ये एलिल ग्रुप है तो एलिल क्लोराइड हो गया। ये क्या हो गया, डायरेक्ट क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग से, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। ये आपके है C6H5CH2Cl, तो ये आपके बेंजाइल ग्रुप है, तो ये हो गया बेंजिल क्लोराइड। उसके अलावा कार्बन पे अगर एक ही कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं तो उसको जैम डाइलाइड कहते हैं, जेमिनल डाइलाइड फुल फॉर्म होती है, शॉर्ट में जैम डाइलाइड कहते हैं। और अगर एडजेसेंट कार्बन पे अगर हेलोजन जुड़े हुए हैं तो उसको हम विसिनल डाइहैलाइड या विस डाइहैलाइड कहते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो विनाइल क्लोराइड है उसकी रिएक्टिविटी कम होती है, लेस रिएक्टिव है। उसका कारण क्या है कि ये जो लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, तो कार्बन और हेलोजन के बीच में जो है डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो कार्बन और हेलोजन है बॉन्ड, उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होता। और मान लीजिए आपने तोड़ भी दिया तो प्लस चार्ज जो आएगा वो इस पे आएगा, sp2 कार्बन पे। तो sp2 कार्बन पे प्लस चार्ज इतना ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है। दूसरी बात, अगर एलिल क्लोराइड की बात करें तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये आपके एलिल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि रेजोनेंस के द्वारा क्या है, स्टेबल होता है। रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, स्टेबल होता है। तो ये आपके लेस रिएक्टिव है, ये मोर रिएक्टिव है। इसका रीजन क्या है, रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं, तो आपके बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा, और टूट भी गया तो sp2 कार्बोकेटाइन इतना स्टेबल नहीं है। इसका रीजन क्या है कि जब आपने बॉन्ड तोड़ा तो यहाँ पर एलिल कार्बोकेटाइन बनेगा, जो कि ज़्यादा स्टेबल है रेजोनेंस की वजह से। क्लोरोबेंजीन है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं रेजोनेंस की वजह से। क्लोरोबेंजीन की अगर हम बात करें तो क्लोरोबेंजीन में रेजोनेंस की वजह से डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इसकी जो रिएक्टिविटी वो कम हो जाती है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ने में बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। इसके बाद अगर हम बात करें बेंजिल क्लोराइड की, तो बेंजिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो बेंजिल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो ये आपको ध्यान रखना, बेसिक से रीजनिंग में आता है कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी कम है। ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ, और मैंने आपको बताया था कि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड और एलाइल और बेंजाइल, ये तीनों जो है AgNO3 के साथ वाइट पीपीटी देते हैं, AgCl का, इसके अलावा नहीं देते। तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। कार्बोकेटाइन आसानी से फॉर्म करते हैं, रिएक्टिविटी ज़्यादा है। किस सेंस में,
जहाँ कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन कहाँ बनता है, SN1 में। आगे अगर हम बात करें आइसोमेरिज्म की, तो एल्किल हैलाइड कैन शो चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो जो आपके आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करें तो ये चेन आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो देखिए ऑप्टिकल का तो एक एग्जांपल भी अगर आपको ध्यान हो तो, जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कार्बन पे अगर आप क्लोरीन जोड़ते हो, जैसे मैंने क्लोरीन जोड़ दिया, तो यहाँ पर आप देखोगे कार्बन पे एक मिथाइल है, एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है। तो 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो आपके ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन अगर आप 1 क्लोरोब्यूटेन कहोगे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, शीट में मिल जाएगा आपको या टेस्ट में मिल जाएगा। 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, या 2 पे आप कोई भी ग्रुप लगाओ, जैसे चाहे क्लोरीन लगाओ, चाहे ब्रोमीन लगाओ, चाहे आयोडीन लगाओ, चाहे अल्कोहल लगाओ, ये आपके ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये जो है ये किरल कार्बन है। क्या है, किरल कार्बन है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करें तो चेन आइसोमेरिज्म के लिए कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, 4 कार्बन। जैसे एल्केन में 4 चाहिए थे, वैसे यहाँ पर 4 चाहिए। पोजीशन आइसोमेर के लिए यहाँ पर 3 चाहिए, एल्केन में तो 4 चाहिए था, क्योंकि वहाँ पर मिथाइल ग्रुप को आप एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम में लेते हैं। यहाँ पर 3 ही काफ़ी है। क्यों, क्योंकि जब आप प्रोपेन लिखोगे तो ये आपकी प्रोपेन हो गया। अब हेलोजन 1 पे भी जुड़ सकता है और हेलोजन 2 पे भी जुड़ सकता है, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए 4 कार्बन रिक्वायर्ड है, मैंने आपको बता दिया एग्जांपल। ये आपके 2 क्लोरोब्यूटेन जो ऑप्टिकली एक्टिव है, कितने कार्बन रिक्वायर्ड है, 4। और ये आपके पोजीशन हो जाएगी, या तो ये यहाँ हो जाएगा, या फिर आप क्या कह सकते हो, या फिर ये यहाँ हो गया 2 क्लोरोब्यूटेन या 1 क्लोरोब्यूटेन। इसके बाद मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पहला मेथड है फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल मतलब एल्कोहल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। फर्स्ट दे रखा है इसमें रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। एल्कोहल की रिएक्शन आप करा रहे हो हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। एल्कोहल की रिएक्शन आपने कराई HX के साथ, तो क्या बना, RH और वाटर। तो यहाँ पर ये आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि एल्कोहल की रिएक्शन जब आप HX के साथ करवा रहे हो तो क्या बन रहा है, RH बन रहा है और वाटर बन रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो जब मैंने आपको GOC पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने आपको इंडक्टिव इफेक्ट के फैक्टर बताए थे कि इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन क्या है। वहाँ पर रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल बताया था। 2 तरह की रिएक्शन बताई थी, एक में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट रहा है और एक में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा, और कार्बोकेटाइन बनेगा तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है वो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी वही होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। अब अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की, तो हाइड्रोजन हैलाइड जो है उसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, HI, HBr, HCl और HF। और अगर एल्कोहल की रिएक्टिविटी की बात करें तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और ये आपके एल्कोहल है। तो एल्कोहल की अगर हम बात करें तो 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, फिर 2 डिग्री की, फिर 1 डिग्री की। उसका कारण क्या है कि यहाँ पर मेनली कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। कार्बोकेटाइन SN1 में बनता है, और SN1 में आपके जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो है 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री। इसके बाद अगर हम बात करें ल्यूकास रिएजेंट की, तो अगर आपको याद हो तो ल्यूकास रिएजेंट में आपको पढ़ा चुका हूँ, सेम रिएक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ GOC में। वापस से देख लेते हैं। कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 होता है ल्यूकास रिएजेंट, यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ल्यूकास रिएजेंट होता क्या है। कंसंट्रेटेड HCl और ZnCl2 या एनहाइड्रस ZnCl2 आप कह सकते हो, यूज टू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। देखिए सेपरेट करना अलग चीज़ होती है, डिस्टिंग्विश करना अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल है या 3 डिग्री अल्कोहल है, उसको पहचानने में काम आता है कि कौन से डिग्री का अल्कोहल है। तो वहाँ पर आप कौन सा रिएजेंट काम में ले रहे हो, ल्यूकास रिएजेंट। रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। और यहाँ पर आप रिएक्शन कराओगे अल्कोहल की तो क्या बन जाएगा, RCl। यहाँ पर होता क्या है, RCl जो बनता है वो टर्बिडिटी शो करता है। क्या शो करता है, टर्बिडिटी। तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो वो क्या है, जैसे रिएक्शन आप कराओगे टर्बिडिटी आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा 3 डिग्री है। 2 डिग्री अगर है अल्कोहल तो वहाँ पर टर्बिडिटी थोड़ी देर बाद आती है गर्म करने के बाद, और 1 डिग्री है वो टर्बिडिटी शो नहीं करता। तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो अल्कोहल है वो कौन सा है। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है या मेंशन है कि जो मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है वो क्या है कि अगर आप 1 डिग्री और 2 डिग्री लेते हो तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, और अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होता है। लेकिन आपको इस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान ये रखना है, क्योंकि अगर आप ये दोनों ध्यान रखोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे सर रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसे डिसाइड करें। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर यही ध्यान रखना है कि 3 डिग्री 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। तो इसको आप एक बार रहने दो, साइड में रख दो इसको चाहो तो। और ये आपको ध्यान रखना है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। तो ल्यूकास रिएजेंट के लिए भी रिएक्टिविटी ऑर्डर यही होगा, और सिंपल रिएक्शन के लिए भी अगर आपसे कोई पूछे तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ PX3 एंड PX5। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको पढ़ाया था अल्कोहल की रिएक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पर जब आप अल्कोहल की रिएक्शन कराएंगे PCl3 से तो यहाँ पर क्या बनेगा, RCl, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, H3PO4। और वहीं पर अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन PCl5 से कराएंगे तो क्या बनेगा, RCl
और POCl3 प्लस HCl। तो साइड प्रोडक्ट चेंज होगा, रिएक्शन वही रहेगी। यहाँ पर 3 मोल काम आएंगे, यहाँ पर 1 मोल काम आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि PCl3 और PCl5 जो है वो तो स्टेबल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि PBr3 और PI3 वो स्टेबल नहीं होते, तो उनको रिएक्शन के दौरान बनाया जाता है। तो रिएक्शन के दौरान कैसे बनाएंगे? ड्यूरिंग रिएक्शन फॉस्फोरस की रिएक्शन ब्रोमीन से कराकर और फॉस्फोरस की रिएक्शन आयोडीन से कराकर। तो जब आप फॉस्फोरस की रिएक्शन ब्रोमीन से कराएंगे तो PBr3 बन जाएगा, और फॉस्फोरस की रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे तो PI3 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, PCl3 PCl5 स्टेबल होता है, तो आप डायरेक्ट काम में ले सकते हो। लेकिन अगर आपको PBr3 लेना है या PI3 लेना है तो उसको आप रिएक्शन के दौरान बनाते हो, ठीक है। नेक्स्ट है डार्जन प्रोसेस। डार्जन प्रोसेस में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। SNI मैकेनिज्म होता है। क्या होता है? SNI मैकेनिज्म होता है। अब देखिए, ऑर्गेनिक की अच्छी बात भी यही है और बुरी बात भी यही है। अच्छी बात यह है कि भाई एक चीज़ अगर आपने पहले समझ रखी है तो वो चीज़ रिपीट होगी बार बार। अब जैसे आपने मैकेनिज्म में पढ़ लिया, चाहे GOC में पढ़ लिया, चाहे आप जैसे एल्केन की रिएक्शन है उसमें एल्किल हैलाइड बन रहा है तो एल्केन की रिएक्शन में आ जाएगी और एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन में आ जाएगी, तो बार बार आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आपने पहले सीख लिया तो आपका रिविजन हो जाएगा, और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो फिर आपको आगे दिक्कत आएगी। तो आप जो है स्टार्टिंग से अगर ढंग से पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक जो है इंटरेस्टिंग है। बस ये है कि इसमें थोड़ा याद करने का ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है और रिवीजन बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं तो क्या होगा, आज याद करेंगे और कल साफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डार्जन प्रोसेस की अगर हम बात करें, SNI मैकेनिज्म में एल्कोहल जो है ROH की SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं थायोनिल क्लोराइड के साथ। तो जब आप रिएक्शन करा रहे हैं पिरिडीन बेस का काम करेगा और क्या बन जाएगा, RCl। मैकेनिज्म SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन। इसका मतलब है कि जहां से OH निकल रहा है वहीं पर क्या आएगा, Cl आ जाएगा। SO2 और HCl साइड प्रोडक्ट हैं और दोनों गैसियस हैं, तो इसको आप आसानी से हीट करके निकाल सकते हैं, इसलिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, ये भी हमने पढ़ी थी। एल्केन में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, तो वहां पर हमने पढ़ रखी थी। हाई टेम्परेचर पे या फोटोकेमिकल कंडीशन में आप रिएक्शन कराते हो, एल्केन की आपने रिएक्शन कराई हेलोजन के साथ फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो क्या बनेगा, RH प्लस HX साइड प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके अलावा CH4 प्लस आयोडीन, अगर आप मीथेन की रिएक्शन आयोडीन के साथ करा रहे हो तो रिवर्सिबल फॉर्म में रिएक्शन हो रही है, CH3I प्लस HI। अब यहाँ पर क्या है कि प्रोडक्ट ज़्यादा बनता है, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल है तो ये रिएक्शन कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। ली चातिले प्रिंसिपल के हिसाब से कहाँ जा रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब इसको अगर आप चाह रहे हो कि प्रोडक्ट ज़्यादा बने, तो ली चातिले प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप प्रोडक्ट को कम कर दोगे कंसंट्रेशन को, या प्रोडक्ट को रिमूव कर दोगे, तो रिएक्शन ज़्यादा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज़ HiO3 टू डेस्ट्रॉय या रिमूव HI। तो HiO3 अगर आप लोगे तो वो HI को रिमूव कर देगा, HI को रिमूव कर देगा तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो प्रोडक्ट ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो यहाँ पर ये दे रखा है 5HI की रिएक्शन HiO3 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, आयोडीन और वाटर। आगे दे रखा है रिएक्टिविटी ऑर्डर की, अगर हम बात करें सब पढ़ रखा है हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और अगर हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, ये सब हमने पढ़ रखा है। आगे बढ़ते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया कि ये जो रिएक्शन हो रही है ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, CH3 ब्यूटेन आपने ले रखा है, क्लोरीन की आप रिएक्शन करा रहे हो तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन और 2 क्लोरोब्यूटेन। तो यहाँ पर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो आपके ये 2 क्लोरोब्यूटेन जो है 70% बनेगा और 1 क्लोरोब्यूटेन 30% बनेगा। अब यहाँ पर आप ये मत सोचने लग जाना कि मार्कोनिक प्रोडक्ट है या एंटी मार्कोनिक है। मार्कोनिक में आप एल्किन में एडिशन कराते हो HX का, उसको हम कहते हैं। यहाँ पर मार्कोनिक एडिशन ये उसकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर केवल कंसेप्ट ये है कि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, 2 डिग्री की रिएक्टिविटी कम है। तो 3 डिग्री की जो है प्रोडक्ट जो होगा, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो यहाँ 3 डिग्री तो है नहीं, 1 डिग्री और 2 डिग्री है, तो 2 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, इसलिए उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर बनेगा। तो 2 क्लोरोब्यूटेन जो है वो 70% है और 1 क्लोरोब्यूटेन जो है वो 30% है। अब यहाँ पर दोनों चीज़ काम करेगी, एक तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और हाइड्रोजन की संख्या कितनी है उसका भी फैक्टर काम करेगा। और मैंने रिएक्टिविटी ऑर्डर का रेशो आपको बता रखा था 1:3.8:5, ये मैंने आपको बता रखा क्लोरीन के लिए। चलिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, एक आइडिया होना चाहिए। CH3, CH, CH3, CH3, तो ये आपके हो गया आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन के आप रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पर ये आपके 3 डिग्री है 1 और 1 डिग्री है 9। तो यहाँ पर आपके क्या होगा कि ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है। अब 3 डिग्री की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 डिग्री के हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है तो 1 डिग्री मेजर बनेगा, ये आपको ध्यान रखना। हालांकि कोई पूछ नहीं रहा, फिर भी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी 5 गुना है, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन की संख्या 9 गुना है, तो इसलिए ओवरऑल 1 डिग्री का जो है वो ज़्यादा बनेगा क्योंकि उसकी संख्या ज़्यादा है। अगर हम आगे बात करें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टू एल्कीन, यहाँ पर आपके मार्कोनिक और एंटी मार्कोनिक रूल आएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड आप जानते हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है,
तो एल्किन की रिएक्शन आप करा रहे हो प्रोपीन की HBr के साथ, मार्कोनी प्रोडक्ट क्या है, Br बीच में आ जाएगा, ये आपके मार्कोनी प्रोडक्ट हो गया, मेजर होता है, और माइनर क्या होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसके अलावा अगर हम बात करें पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन कराओगे तो ये आपके 1 ब्रोमो जो प्रोपेन है वो एंटी मार्कोनी प्रोडक्ट है, मेजर प्रोडक्ट है, माइनर भी साथ में बनेगा। और यहाँ पर जो है इसको हम कह सकते हैं रीजो सिलेक्टिविटी, क्योंकि जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, या आप उसको रीजो आइसोमर भी कह सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें हुंस डी का रिएक्शन, तो देखिए ये तो हमने पढ़ी हुई थी, अभी तक जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी ये सब हमने पहले पढ़ रखी है। हुंस डी का रिएक्शन हमने नहीं पढ़ी है, ये हम देख लेते हैं अच्छे से। हुंस डी का रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या हो रही है रिएक्शन में, RCOOAg सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की आप रिएक्शन करा रहे हो ब्रोमीन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो आप, ब्रोमीन के साथ। तो जब आप सिल्वर सॉल्ट की जब आप रिएक्शन कराओगे ब्रोमीन के साथ, आपने सॉल्वेंट क्या ले रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्या बन रहा है RBr प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस AgBr। कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, AgBr जो है PPT फॉर्म कर लेगा। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि अगर स्टार्टिंग में कार्बन की संख्या n है तो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कार्बन की संख्या n-1 है। तो देखो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं, अगर कार्बन की संख्या बढ़ती है तो उसको हम असेंडिंग कहते हैं, और कार्बन की संख्या कम होती है उसको हम डिसेंडिंग कहते हैं। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होती है। आपको अगर याद हो तो मैंने हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन बताई थी। हॉफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन में भी क्या होता है, एक कार्बन की संख्या कम हो जाती है। अब अगर हम बात करें इस रिएक्शन को आप क्या कह सकते हो, उसको डीकार्बोक्सिलेशन एंड ब्रोमिनेशन कह सकते हैं। यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है और ब्रोमिनेशन भी हो रहा है। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, और ब्रोमिनेशन का मतलब ब्रोमीन ऐड हो रहा है। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म शो कर रहा है। अब यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि भाई मैं अभी आपको इंटरमीडिएट पढ़ा रहा हूँ, और कई रिएक्शन जो है जिसके मैंने इंटरमीडिएट कंसिडर नहीं करें, लेकिन जब आप रिएक्शन पढ़ोगे, मैकेनिज्म पढ़ोगे, वहाँ पर अगर आपको पता चलता है कि भाई फ्री रेडिकल बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है, तो आप स्टार्टिंग में जहाँ आपने इंटरमीडिएट पढ़े वहाँ ऐड कर लेना। तो अब जैसे नेक्स्ट मान लीजिए कोई क्वेश्चन आता है टेस्ट में कि कौन सी रिएक्शन में फ्री रेडिकल बनता है, तो एक ऑप्शन क्या हो सकता है, हुंस डी का रिएक्शन। या फिर क्वेश्चन ये हो सकता है कि हुंस डी का रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बनता है, तो वहाँ पर आपके आंसर क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैकेनिज्म क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। अब रिएक्शन मैकेनिज्म क्या हो रहा है, RCOOAg, ये आपके सिल्वर सॉल्ट है, ब्रोमीन के साथ जब आप रिएक्शन करा रहे हो तो सबसे पहले क्या बन रहा है, RCOOBr। हुआ क्या, एक Ag जो है वो एक Br के साथ अलग हो गया, और एक Br जो है उसके साथ जुड़ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन और Br के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज, होमोलाइसिस हो रहा है। तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, RCOO रेडिकल बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा, Br रेडिकल। आगे दे रखा है RCOO जो रेडिकल है वहाँ पर होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होता है, तो ये रेडिकल इधर आ जाता है, ये रेडिकल आ जाता है, रेडिकल रेडिकल बॉन्ड बना लेता है, तो CO2 अलग हो गया और R रेडिकल बन गया, जो कि हम कह रहे हैं कि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो ये आपके रेडिकल बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि ये जो R रेडिकल है ये RCOOBr से रिएक्शन करता है, और RCOBr से रिएक्शन करके ये R रेडिकल इस Br के साथ जुड़ जाता है। अब देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ खासियत देखेंगे कि जहाँ पर भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है वहाँ पर एक गलती हम कई बार करने की कोशिश करते हैं या हो जाती है हमसे, कि हम रेडिकल रेडिकल जोड़ देते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि Br रेडिकल फॉर्म हो रहा है, तो अगर आप Br रेडिकल को इस रेडिकल से जोड़ देंगे तो फिर रिएक्शन क्या है, स्टॉप हो जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हम देखते हैं कि रिएक्शन चेन प्रोपोगेशन के फॉर्म में चलती है। तो R रेडिकल जो है वो Br रेडिकल जो बना था अभी उससे हम रिएक्शन नहीं करवा रहे, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं RCOBr से। अब RCO जो Br है वो इसके साथ जुड़ता है, तो ये RBr बन गया और ये RCOO रेडिकल बन गया, जो कि फर्दर आगे रिएक्शन करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना। हालांकि मैकेनिज्म वाइज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हुंस डी का रिएक्शन इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि नेम रिएक्शन है, डायरेक्ट एज ए रिएक्शन के फॉर्म में पूछ रखा है। और आपके यहाँ पर फ्री रेडिकल क्योंकि आपके इंटरमीडिएट मेंशन है, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। आगे अगर हम बात करें तो क्रिस्टल फ्रिथ मॉडिफिकेशन, तो हुंस डी का रिएक्शन का ही मॉडिफिकेशन है क्रिस्टल फ्रिथ मॉडिफिकेशन। अब देखिए कहने का मतलब है मॉडिफिकेशन क्यों नाम दिया हमने, कि बेसिक रिएक्शन लगभग वैसे ही है, रिएक्टेंट वैसे ही है, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया है। तो देखिए सॉल्ट की जगह आपने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, साथ में ब्रोमीन है, और क्या ले लिया आपने, HGO ले लिया। तो यहाँ पर क्या बन गया, RBr, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये Br यहाँ आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये आपके सिल्वर सॉल्ट की जगह आपने क्या ले लिया, एसिड। इसको हम कह रहे हैं क्रिस्टल फ्रिथ मॉडिफिकेशन। आगे कह रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओनली ब्रोमाइड्स आर ऑब्टेन्ड इन गुड यील्ड यूजिंग हुंस डी का रिएक्शन। हुंस डी का रिएक्शन में आप एल्किल ब्रोमाइड ही बना सकते हो मेजर फॉर्म में, या अच्छी यील्ड जो है, जो अच्छी लब्धि है
वो आपको एल्किल ब्रोमाइड में मिल रही है, बाकियों में नहीं मिल रही। अब ये कह रहा है कि एल्किल क्लोराइड आर ऑब्टेन्ड इन वेरी लेस क्वांटिटी। अगर आप एल्किल क्लोराइड बनाओगे इस मेथड से तो बहुत कम मात्रा में जो है एल्किल क्लोराइड बनेगा, एल्किल क्लोराइड बनेगा। आगे कह रहा है, अब देखिए एल्किल क्लोराइड वाला पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट है। आयोडाइड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एज एस्टर इज फॉर्म्ड इन द प्रोसेस। अब होता क्या है कि हमने हुंसडी का रिएक्शन याद कर ली, हमने ब्रोमीन के लिए याद कर ली, लेकिन आयोडीन के लिए पूछ ली तो हम क्या करेंगे, ब्रोमीन हटा के आयोडीन लगा देंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पर रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अगर आप ये रिएक्शन RCOAg प्लस आयोडीन कराते हैं तो वहाँ पर RI नहीं बनेगा, क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और AgI निकल रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना, ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ रखी है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि हुंसडीकर ब्रोमीन के साथ होगी और अगर आयोडीन दे रखा है तो आपको एस्टर बनाना है। आगे दे रखा है फ्रॉम एल्किल अमीन। एल्किल अमीन की अगर हम बात करें तो एल्किल अमीन की अगर हम रिएक्शन कराते हैं NOCl के साथ तो वहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, RCl और साइड प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, नाइट्रोजन और वाटर। अब देखिए इस टाइप की रिएक्शन आपको याद करनी होती है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर पूछ ले तो आपको एक आइडिया होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है 2, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्रिपरेशन में भी पढ़ सकते हो और केमिकल रिएक्शन में भी पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि एल्किल हैलाइड से ही एल्किल हैलाइड बन रहा है, मतलब एक एल्किल हैलाइड से दूसरा एल्किल हैलाइड फॉर्म हो रहा है। तो अगर हम बात करें स्वाड रिएक्शन की, तो स्वाड रिएक्शन में क्या है, RX की रिएक्शन करा रहे हो आप AgF के साथ। अब इसमें एक चीज़ समझ में आ गई कि भाई हम हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब एक हेलोजन हटा के दूसरा हेलोजन लगा रहे हैं। तो अगर यहाँ पर फ्लोरीन है तो जो दूसरा वाला X है वो फ्लोरीन तो होगा नहीं, फ्लोरीन के अलावा जो हेलोजन है वो होगा। तो क्या दे रखा है, क्लोरीन और ब्रोमीन। तो RCl या RBr की आप रिएक्शन करा रहे हो AgF के साथ, और क्या बन रहा है, RF और AgX। क्या बन रहा है, RF और AgX। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या बन गया, AgF के साथ आपने रिएक्शन कराई तो ये क्या हो गया, RF बन गया और AgX बन गया। AgX का मतलब AgCl और AgBr बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें फिंकलस्टीन रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप NaI ले रहे हो। यहाँ पर आपने क्या लिया था, AgF, और यहाँ पर आप क्या ले रहे हो, NaI। अब होता क्या है, NaI की अगर हम बात करें तो NaI जो है एसीटोन में सॉल्युबल है। NaI क्या है, एसीटोन में सॉल्युबल है, और वो रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, RX के साथ। X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। X क्या है, क्लोरीन और ब्रोमीन। अब आप देखेंगे X तो क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ भी था और क्लोरीन ब्रोमीन यहाँ भी है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर AgF के साथ आप रिएक्शन करा के RF बना रहे हो और वहाँ पर NaI के साथ रिएक्शन करा के RI बना रहे हो। तो NaI के साथ रिएक्शन कराई, R क्या बन गया, RI बन गया और NaX बन गया। अब होता क्या है, NaX में क्लोरीन और ब्रोमीन है, तो NaI तो सॉल्युबल था एसीटोन में, लेकिन NaCl और NaBr सॉल्युबल नहीं है क्योंकि आयनिक परसेंटेज ज़्यादा है। आयनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते। तो जब ये सॉल्युबल नहीं होगा तो ये PPT बना लेगा, और PPT बनाएगा तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, इसलिए RI जो है वो ज़्यादा मात्रा में बनता है। आगे अगर हम बात करें, ये मैंने आपको बता दिया, क्लोरीन ब्रोमीन होता है, सोडियम हाइड्रेट सॉल्युबल है और ये सॉल्युबल नहीं है, PPT फॉर्म होता है। इस वजह से ली शातली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन कहाँ जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब आपको ध्यान रखना है कि स्वाड रिएक्शन में आप एल्किल फ्लोराइड बना रहे हो और फिंकलस्टीन रिएक्शन में आप एल्किल आयोडाइड बना रहे हो। कई बार क्या होता है, रिएक्शन तो हमको दोनों याद है लेकिन नाम हम एक्सचेंज कर देते हैं। भाई हमने क्या करा, इसको तो ऐसे याद कर लिया फिंकलस्टीन रिएक्शन और उसको हमने याद कर लिया स्वाड रिएक्शन। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वाड रिएक्शन में एल्किल फ्लोराइड बन रहा है और फिंकलस्टीन रिएक्शन में एल्किल आयोडाइड बन रहा है। ये आपको ध्यान रखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, प्रिपरेशन में भी काम आएगी, केमिकल रिएक्शन में भी काम आएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड, अगर R ग्रुप आपने सेम ले रखा है तो RI जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है कंपेयर टू RBr, RCl और RF। आयोडीन का जो है एटॉमिक वेट ज़्यादा है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट नो डाउट ज़्यादा होगा। आगे कह रहा है बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर वेट। अगर आप पर्टिकुलर एक एल्किल हैलाइड की बात करो, जैसे एल्किल फ्लोराइड कह रहे हो या एल्किल ब्रोमाइड कह रहे हो, तो वहाँ पर जैसे जैसे मॉलिकुलर वेट बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। फॉर सेम एल्किल ग्रुप एंड हेलोजन, मतलब अगर मान लीजिए फॉर्मूला सेम है कि एल्किल ग्रुप का मतलब कार्बन की संख्या भी सेम है और हेलोजन भी सेम है, मतलब मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है, तो वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ब्रांचिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आप ब्रांचिंग को बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है डाइपोल मोमेंट। RF का जो डाइपोल मोमेंट है वो ज़्यादा है कंपेयर टू RCl, कंपेयर टू RBr और RI। यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान के रखनी है कि जो डाइपोल मोमेंट है वो 2-3 फैक्टर पे काम करता है। एक तो फैक्टर होता है, देखिए अगर डाइपोल मोमेंट की हम फॉर्मूला की बात करें तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज सेपरेशन इनटू लेंथ या डिस्टेंस आप कह सकते हो। तो यहाँ पर ये है कि RF में चार्ज ज़्यादा है, हालांकि लेंथ कम है लेकिन चार्ज ज़्यादा है। इसमें जैसे जैसे आप राइट में जा रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है लेकिन चार्ज घट रहा है।
तो यहाँ पर डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो चार्ज है, इस वजह से आपकी जो डाइपोल मोमेंट है वो आर एफ का ज़्यादा है कंपेयर टू आर सी एल, फिर आर बी आर, फिर आर आई। अगर हम बात करें, नोट डाल के लिख रखा है मैंने, CH3Cl जो है उसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। जैसे जैसे आप हेलोजन की संख्या बढ़ाओगे वैसे वैसे डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, कम। तो ये आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है, फिर उसके बाद CH2Cl2, उसके बाद CHCl3, उसके बाद CCl4। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन है ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था 2012 वाले एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर ही आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मैंने आपको जब मैकेनिज्म पढ़ाया था वहाँ पर बताया था कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किसकी, एल्किल हैलाइड की। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें RX की रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से अगर आते हैं तो न्यूक्लियोफाइल जो है X को रिप्लेस कर देता है, तो क्या हो जाएगा RNU प्लस X-। यहाँ पर जो मैकेनिज्म है वो मैंने आपको बता रखा, मेनली जो मैकेनिज्म होता है दो तरह का होता है, SN1 और SN2। SN1 और SN2 की जो डिटेल है वो मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम केवल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर बात करें, रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा रिएजेंट में, और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट क्या होगा। तो ये आपके रिएक्टेंट फिक्स कर दिया मैंने कि भाई ये रिएक्टेंट है, और रिएजेंट आप क्या ले रहे हो। तो जैसे यहाँ पर रिएजेंट लिया NaOH, अब NaOH रिएजेंट है, न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर OH-, और प्रोडक्ट क्या बनेगा ROH। ऐसे वाटर है रिएजेंट और आपके न्यूक्लियोफाइल भी वाटर ही होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा ROH, एल्कोहल बन जाएगा। NaOR, सोडियम एल्कोऑक्साइड कह सकते हैं इसको, क्या कह सकते हैं, सोडियम एल्कोऑक्साइड, और ये एल्कोऑक्साइड आयन हो जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है ROR, जिसको आप कह सकते हो ईथर। उसके बाद NaI, सोडियम आयोडाइड है, आयोडाइड जो है इसका न्यूक्लियोफाइल, और RI, एल्किल आयोडाइड जो है इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। इसके बाद अमोनिया रिएक्टेंट है, रिएजेंट भी, सॉरी रिएजेंट अमोनिया है, न्यूक्लियोफाइल भी क्या है अमोनिया, और एल्किल अमीन 1 डिग्री अमीन बन जाएगा एज अ प्रोडक्ट। पोटेशियम साइनाइड और सिल्वर साइनाइड, अब देखिए ये दो एक जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, लेकिन यहाँ पर साइनाइड न्यूक्लियोफाइल नहीं है, AgCN है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इसलिए आयनिक फॉर्म में नहीं होता। तो ये आपके RNC बनेगा। तो ये आपके डिफरेंस है, इसमें साइनाइड बन रहा है और इसमें आइसोसाइनाइड बन रहा है। इसमें साइनाइड क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ आयन फ्री है, यहाँ पर आयन फ्री नहीं है, तो यहाँ नाइट्रोजन ही अटैक कर सकता है एज ए लोन पेयर के साथ, तो आइसोसाइनाइड बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम नाइट्राइट और सिल्वर नाइट्राइट, तो यहाँ पर आप देखेंगे नाइट्राइट आयन है तो ये एल्किल नाइट्राइट बनेगा, और यहाँ पर नाइट्राइट आयन प्रेजेंट नहीं है तो ये आपके नाइट्रो एल्किन बनेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें RCOOAg की, तो RCO माइनस है और RCO माइनस अटैक करेगा तो एस्टर बन रहा है। लास्ट है R-M में R माइनस है, R माइनस अटैक करेगा तो एल्केन बनेगा। ये आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा तो इसमें कुछ खास नहीं है, बेसिकली ध्यान ये रखना है। ये जो है थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि भाई ये वाला पार्ट जो है कि AgCN में कोवलेंट बॉन्ड है तो ये आयन नहीं बनाएगा, जबकि पोटेशियम साइनाइड में आयनिक बॉन्ड है तो ये आयन बना लेगा। इसके बाद यहाँ पर लिख रखा है Cr माइनस हो, कार्बन पे माइनस हो चाहे नाइट्रोजन पे माइनस हो, ये आपके रेजोनेटिंग फॉर्म में है और ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। दोनों साइड से अटैक कर सकता है, तो एक साइड में कार्बन पे से अटैक कर सकता है और एक बार में नाइट्रोजन से अटैक कर सकता है, तो ये एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पर हमने देखा एक में साइनाइड बन रहा है, एक में आइसोसाइनाइड बन रहा है। आगे अगर हम बात करें एलिमिनेशन रिएक्शन की, तो देखिए एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर आप इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन कराएंगे, एल्कोहलिक KOH आपको काम में लेना है। एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन में काम आता है, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन में काम आता है। तो यहाँ पर जब आप एलिमिनेशन करेंगे तो एक ब्रोमीन निकल जाएगा और एक हाइड्रोजन निकलेगा। यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी जो कि ज़्यादा स्टेबल है, जिसको हम कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट। और अगर आप यहाँ से H निकालोगे तो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनेगी जो कि लेस स्टेबल है, जिसको हम कहते हैं सेडजेफ प्रोडक्ट नहीं है, इसको हम हॉफमैन प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मेजर आपकी क्या हो जाएगा, सेडजेफ प्रोडक्ट। तो यह आपके 2 पेंटीन बन जाएगा और नीचे वाला क्या है, 1 पेंटीन है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा और टिपिकल कोई पूछे कि भाई इसका एलिमिनेशन करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तो आपको दिख रहे हैं 2 प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर देता है। क्या देता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। तो हालांकि इतना एग्जामिनर नहीं परेशान करता, लेकिन अगर कोई ज़्यादा ही अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे तो बना सकता है कि भाई यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट कितने हो जाएंगे, 3। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल के साथ अगर हम रिएक्शन की बात करें तो RBr की रिएक्शन अगर हम मैग्नीशियम के साथ कराएं तो क्या बनाएगा, RMgBr। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मैंने आपको बताया था अम्पोलंग रिएजेंट है, क्यों, क्योंकि जो पोलैरिटी है वो चेंज हो रही है। ये आपके माइनस है, डेल माइनस, और यहाँ पर ये क्या हो गया, सॉरी यहाँ पर ये डेल प्लस है और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डेल माइनस। आगे दे रखा वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, RX की रिएक्शन कराते हो सोडियम के साथ,
एक्स जो है सोडियम के साथ चल जाएगा, क्या बन जाएगा आर आर, जो कि है एल्केन। एल्केन की प्रिपरेशन में पढ़ाया था। यहाँ पर वुड्स रिएक्शन में कार्बन की संख्या डबल हो जाती है। नेक्स्ट है रिडक्शन, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। रिडक्शन में आप क्या करा रहे हो, एल्किल हैलाइड के रिएक्शन करा रहे हो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, इसका रिडक्शन करेगा और एल्केन बन जाएगा और साइड में क्या बन जाएगा HX। रिड्यूसिंग एजेंट जो है या रिएजेंट जो आप काम में ले सकते हो, सोडियम इथेनॉल है, SnHCl है, ETC, बहुत सारे मैंने आपको पहले पढ़ा रखे हैं, एज इट इज सेम टू सेम है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। अब देखिए फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी आपने पढ़ रखी है। फ्रीडल-क्राफ्ट दो तरह की होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो अगर हम बात करें फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन की, तो यहाँ पर क्या है, C6H6 बेंजीन है, उसकी रिएक्शन करा रहे हो आप RCl के साथ। RCl में क्या है, AlCl3 के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो AlCl3 क्या करेगा, Cl ले लेगा इसका और R+ बनाएगा। तो AlCl3 लुईस एसिड का काम करता है और कार्बोकेटाइन फॉर्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये कार्बोकेटाइन जो बनेगा ये अटैक करेगा बेंजीन रिंग पर। बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, C6H5R। अगर CH3Cl लोगे तो CH3 जुड़ जाएगा, टॉलिन हो जाएगा। अगर आप इथाइल क्लोराइड लोगे तो आपके इथाइल बेंजीन बन जाएगा। और अगर आपने क्या ले लिया, 1 क्लोरोप्रोपेन ले लिया यहाँ पर, तो मैंने आपको बताया था रीअरेंजमेंट होगा और क्यूमीन बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा है नोट डाल के, एलिल क्लोराइड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा है कि एलिल क्लोराइड की जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा है, क्योंकि ये जो कार्बोकेटाइन बनाएगा वो रेजोनेंस शो करता है। तो यहाँ पर एलिल क्लोराइड की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब देखिए हेलोफॉर्म होता क्या है, CHX3 को हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा और आयोडीन होगा तो आइडोफॉर्म हो जाएगा। अब देखिए हेलोफॉर्म रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में पूछी जाती है, गिवन बाय द कंपाउंड। अब इसमें एक्चुअल में पूछा ही यही जाता है कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, गिवन बाय द कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिसमें ये वाले ग्रुप प्रेजेंट है, CH3CO या फिर CH3CHOH, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे, और ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो देखिए बेसिक रिएक्शन दे रखा, पूरा डिटेल में मैकेनिज्म नहीं है। डिटेल में मैकेनिज्म की मैं आपको हिंट दे दूंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर स्टेप वाइज रिएक्शन की बात करें तो देखिए, अगर अल्कोहल से आप रिएक्शन शुरू करते हो तो हेलोजन जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो यहाँ पर आपने लिया अल्कोहल, अल्कोहल की रिएक्शन करें हेलोजन के साथ, हेलोजन क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या बनाएगा, कार्बोनिल कंपाउंड बनाएगा। तो इसको हमने क्या कह दिया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, कार्बोनिल कंपाउंड बना दिया। इसके बाद आपके दोबारा से हेलोजन की रिएक्शन आप करा रहे हो, हेलोजिनेशन होगा, हेलोजिनेशन होगा तो क्या होगा, H हटेगा और क्या आ जाएगा, CH3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, COR प्लस 3HX हो गया, हेलोजिनेशन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रही है। रिएक्शन क्या हो रही है, बेसिक मीडियम में हो रही है। तो आप एक बार को ये शो तो जरूर कर दोगे कि भाई HX है, लेकिन HX जो है वो एक्चुअल में क्या होगा कि जो H+ है वो कौन ले लेगा, OH- ले लेगा। तो समझने के लिए बता रहा हूँ आपको, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो जाए। बेसिक मीडियम है तो बेसिक मीडियम में एसिड एग्जिस्ट नहीं करता, तो जो H+ है वो कौन ले लेगा, OH- ले लेगा, वाटर बना लेगा, X- रह जाएगा। अब लास्ट में क्या है कि जो NaOH है वो रिएक्शन करेगा CH3COR के साथ और क्या बना लेगा, CHX3 और RCOO- Na। ये आपके मेन प्रोडक्ट है, ये साइड प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब एक्चुअल में मैकेनिज्म में हो क्या रहा है, ठीक है, ये तो ऑक्सीडेशन स्टेप है, ये आपने कर लिया। अब यहाँ से जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ से जो रिएक्शन हो रही है वो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो बेस है वो प्रेजेंट होता है, तो बेस OH- है। अब OH- जो बेस है वो क्या करेगा, कार्बोनिल के जो अल्फा पोजीशन है वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो वहाँ से क्या करेगा, एक H+ लेगा और H+ लेगा तो माइनस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, माइनस। तो ध्यान रखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कार्ब एनायन बनता है। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भाई इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, तो आप कहोगे कार्ब एनायन। अब OH- ने क्या करा, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन लिया, एसिडिक था, माइनस आ गया। अब ये माइनस अटैक करेगा हेलोजन पे, तो क्या आ जाएगा, हेलोजन आ जाएगा। फिर दोबारा से OH- क्या करेगा, H लेगा, फिर हेलोजन आ जाएगा, OH- H लेगा, हेलोजन आ जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, 3 बार OH- जो है H लेगा और कार्बन जो अटैक करेगा हेलोजन पर और क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा, जो भी आप हेलोजन ले रहे हो वो जुड़ जाएगा। तो ओवरऑल मैकेनिज्म ऐसे चलता है। 3 हो गए। अब होगा क्या, तो देखिए यहाँ पर मेन बात क्या है कि जो OH- है, तो जब तक हाइड्रोजन है तब तक तो वो बेस का काम कर रहा है। बेस कौन होता है, जो H+ पे अटैक करता है। लेकिन जब आपके सारे H निकल गए, अब ये CH3 हो गया, अब वो करेगा न्यूक्लियोफाइल का काम। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये अटैक करेगा इस पर और ये बाहर हो जाएगा। तो ये बाहर हो जाएगा तो ये बना लेगा CHX3 और ये बना लेगा RCOO- Na।
तो ये ओवरऑल एक्चुअल में मैकेनिज्म ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है इसलिए मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट बता दिया है। तो ये आपके हो गया, तो OH माइनस अटैक करेगा, ये CHX3 माइनस हो जाएगा और ये RCOH हो जाएगा। अब क्योंकि ये ज़्यादा एसिडिक होगा इसलिए H प्लस कहाँ चले जाएगा, यहाँ पर। बहुत ज़्यादा रिएक्शन मैकेनिज्म पे क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन समझाने के लिए मैंने आपको हिंट दे दिया। ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन हो गई हेलोफॉर्म रिएक्शन। अब आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? आइडोफॉर्म टेस्ट का मतलब केवल वही है कि कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, वो आपको बताना है। अब कौन सी रिएक्शन को हम टेस्ट के नाम से जानते हैं, जैसे हमने कहा आइडोफॉर्म टेस्ट, तो देखिए नॉर्मल तो रिएक्शन हम खूब सारी पढ़ते हैं, लेकिन सब रिएक्शन को हम टेस्ट का नाम नहीं देते। टेस्ट हम उसी को कहते हैं जब रिएक्शन पता होने पर आपको पता चल जाए कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ताकि कोई आपको, मतलब यहाँ पर ये कि हेलोफॉर्म रिएक्शन अगर आप दूसरी लोगे तो आपको पता नहीं चल रहा है कि रिएक्शन हुई या नहीं हुई। लेकिन अगर आप मान लीजिए आइडोफॉर्म टेस्ट की बात करो तो अगर आइडोफॉर्म रिएक्शन हो रही है तो आपको पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है। कैसे पता चल जाएगा? कि जो आइडोफॉर्म होता है वो येलो कलर का सॉलिड होता है और वो पीपीटी फॉर्म कर लेता है। तो सेम रिएक्शन जो आपने ऊपर पढ़ी वही रिएक्शन है, RCOCH3 RCHOH की रिएक्शन आप करा रहे हो आयोडीन के साथ बेस की प्रेजेंस में, CHI3 का येलो पीपीटी बनेगा और साइड में आपके क्या सॉल्ट बन जाएगा, साइड में क्या बन जाएगा आपके RCO माइनस और Na प्लस, ये आपके सॉल्ट बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, क्वेश्चन क्या पूछता है कि कौन आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा या हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा और कौन नहीं देगा। रिएक्शन के फॉर्म में पूछ सकता है हेलोफॉर्म रिएक्शन, या वो टेस्ट के फॉर्म में पूछ सकता है। क्या है, अल्कोहल की अगर हम बात करें तो अल्कोहल में क्या होना चाहिए, 2 अल्कोहल होना चाहिए। तो आपके या तो इथेनॉल के, तो डायरेक्टली इथेनॉल में 1 2 का कंसेप्ट नहीं है क्योंकि 2 ही कार्बन है। 2 अल्कोहल, अब 2 अल्कोहल में सारे आ गए, चाहे 2 प्रोपेनॉल का हो, चाहे 2 ब्यूटेनॉल का हो, चाहे 2 पेंटेनॉल का हो, चाहे 2 हेक्सेनॉल का हो, कुछ भी कहो आप, ठीक है। इसके बाद है कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में 2 कार्बन का एसिटल्डिहाइड आ जाएगा, उसके बाद एसीटोन आ जाएगा, कॉमन नेम कह रहे हैं, उसके बाद 2 ब्यूटेनोन आ जाएगा, या सिंपल कहें 2 एल्केनोन, मतलब 2 कीटोन जो होगा वो सारे आ जाएंगे और बाकी एल्डिहाइड में केवल आएगा एसिटल्डिहाइड और एसीटोन आ जाएगा आपके सिंपल कीटोन है। तो ये आपके कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, 2 ब्यूटेनोन का हो, 2 पेंटेनोन का हो, कुछ भी कह लो। इसके बाद C6H5COCH3, ये भी आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। C6H5COCH3 जो है ये भी क्या करेगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन देगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, भाई ये ग्रुप आपको दिख भी रहे हैं फिर भी रिएक्शन नहीं हो रही, तो एक्सेप्शन है एसिटिक एसिड और एसिटो एसिटिक एस्टर, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन या आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देते, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद नोट डाल के दे रखा, अगर आपसे कोई पूछे कि 2 पेंटेनोन है और 3 पेंटेनोन है, दोनों को कैसे पहचानेंगे कि 2 पेंटेनोन कौन सा है और 3 पेंटेनोन कौन सा है। तो देखिए 2 पेंटेनोन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, 3 पेंटेनोन आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ऐसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा 2 पेंटेनोन है और कौन सा 3 पेंटेनोन है। आगे दे रखा है क्लोरोफॉर्म। अगर हम क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन दे रखी है। लेबोरेटरी मेथड की अगर हम बात करें, इन दिस मेथड क्लोरोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल और एसीटोन विद ब्लीचिंग पाउडर। अब देखिए यहाँ पर इसने क्या ले रखा है, ब्लीचिंग पाउडर ले रखा है, विद ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर सर्व एज अ सोर्स ऑफ क्लोरीन। तो यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaOCl2, इसकी रिएक्शन कराई वाटर के साथ, तो वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई तो इसने बना लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या बना लिया, क्लोरीन। तो एक तो हमको हेलोजन चाहिए था और एक हमको चाहिए था बेस, तो दोनों ही मिल गया आपको, हेलोजन भी मिल गया और बेस भी मिल गया। तो यहाँ पर ये आपके लेबोरेटरी मेथड कहलाता है। रिएक्शन क्या हो रही है, अगर आपने इथेनॉल लिया है, अल्कोहल लिया है, तो आपने CaOCl2 की रिएक्शन कराई H2 के साथ, पहले बन जाएगा क्लोरोफॉर्म और HCl और आपके बन जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। अगर आप एसीटोन लोगे तो भी आपके क्लोरोफॉर्म बनेगा, HCl बन जाएगा, लेकिन कैल्शियम एसिटेट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन की संख्या एक ज़्यादा है। तो यहाँ पर आपके ओवरऑल क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म बन रहा है। तो ये लेबोरेटरी मेथड है। लेबोरेटरी मेथड में आपने क्या लिया, बेस और हेलोजन लेने की जगह आपने क्या लिया, ब्लीचिंग पाउडर ले लिया वाटर के साथ। तो जब ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस भी बना रहा है और हेलोजन भी बना रहा है। तो ये आपके था लेबोरेटरी मेथड, किसका, प्रिपरेशन किसकी, क्लोरोफॉर्म की। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम क्लोरल हाइड्रेट। अब देखिए क्लोरल हाइड्रेट अगर आपको याद हो तो नाम आपको सुना सुना लग रहा होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, ये एक एग्जाम्पल था क्लोरल हाइड्रेट। तो क्लोरल हाइड्रेट जो है CCl3CHOH का होल ट्वाइस, तो ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से स्टेबल होते हैं, वरना एक कार्बन पर 2 OH स्टेबल नहीं होते। इसके अगर आप रिएक्शन करेंगे NaOH के साथ तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा और साथ में क्या बनेगा, HCONa प्लस H2O। आगे अगर हम बात करें फ्रॉम कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड के पार्शियल रिडक्शन से, आंशिक अपचयन से आप क्या बना सकते हो, क्लोरोफॉर्म बना सकते हो। तो आपने क्या करी, कार्बन टेट्राक्लोराइड की रिएक्शन कराई, रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, आयरन और वाटर की प्रेजेंस में, क्या बन रहा है, क्लोरोफॉर्म और HCl। आगे दे रखा है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन देखिए ये तो प्रिपरेशन हो गई क्लोरोफॉर्म की। अब हम बात करें रिएक्शन की,
तो केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले दे रखा है ऑक्सीडेशन। क्लोरोफॉर्म जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडेशन शो करता है। तो ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो पहले क्या हो जाएगा, COH Cl3 बन जाएगा जो कि स्टेबल नहीं होता, HCl निकलेगा और क्या बना लेगा, COCl2, जिसको हम कहते हैं फॉस्जीन गैस। ये पॉइजनस होती है। क्या होती है, पॉइजनस। आगे दे रखा प्योरिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म शुड बी चेक बिफोर इट्स यूज्ड एज एनेस्थेटिक। अब देखिए एनेस्थेटिक के रूप में हम काम में लेते हैं क्लोरोफॉर्म को। आपने देखा होगा कि जो डेली सोप होते हैं, क्लोरोफॉर्म लिया, रुमाल में जाके किसी को सुंघाया, वो बेहोश हो गया। तो वहाँ पर क्या होता है, प्योरिटी जो है उसको चेक करनी है। अगर मान लीजिए प्योर नहीं है क्लोरोफॉर्म और वहाँ पर ये बना हुआ है फॉस्जीन, तो पॉइजनस हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है। आगे दे रखा है प्योर क्लोरोफॉर्म डज नॉट गिव वाइट पीपीटी विद AgNO3। तो AgNO3 के साथ जो है वाइट पीपीटी नहीं देता। इसको अगर आपको चेक करना हो कि भाई क्लोरोफॉर्म प्योर है या नहीं है, तो प्योर क्लोरोफॉर्म अगर होगा तो वो AgNO3 के साथ पीपीटी नहीं देगा। और अगर मान लीजिए पीपीटी आ रहा है, इसका मतलब प्योर क्लोरोफॉर्म नहीं है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म जो है वो आपके क्या है, कोवलेंट है, आयन दे नहीं रहा वो Cl-, इसलिए पीपीटी नहीं देगा। लेकिन अगर प्योर नहीं है तो वो पीपीटी दे देगा। इसके बाद दे रखा है क्लोरोफॉर्म की जो है हम किस में रखते हैं, ब्लू और ब्राउन कलर की बॉटल में रखते हैं, पूरा उसको ब्रिम तक भर के, ताकि लाइट और ऑक्सीजन या एयर नहीं जा सके। अगर लाइट की प्रेजेंस हो जाएगी तो वो क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा। आगे दे रखा है लाइट और ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम उसको ब्राउन और ब्लू बॉटल में रखते हैं पूरा फुल करके। आगे दे रखा है 1% इथेनॉल इज ऑल्सो एडिड। 1% इथेनॉल ऐड करते हैं ताकि अगर कुछ मात्रा में फॉस्जीन बन भी जाए तो वो रिएक्शन करके दूसरा नॉन हार्मफुल कंपाउंड बना ले। तो देखिए जो COCl2 है वो क्या करता है, इथेनॉल के साथ रिएक्शन करता है और क्या बना लेता है, इथाइल कार्बोनेट बना लेता है, जो कि हार्मफुल नहीं होता है। आगे दे रखा है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। अब देखिए अगर आपको याद हो तो मैंने आपको, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कार्बिन में मैंने आपको बताई थी कार्बिन जो है कहाँ कहाँ बनता है, तो वहाँ कार्बाइल अमीन रिएक्शन बताई थी, राइमर-टिवान रिएक्शन बता रखी है आपको। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन क्या है, RNS2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस KOH क्या बन जाएगा, RNC, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड। यहाँ पर आप देखेंगे कि RNSC या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। नेक्स्ट है राइमर-टिवान रिएक्शन। राइमर-टिवान रिएक्शन अच्छे से मैंने आपको बता रखी है। क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन कराओगे बेस के साथ और साथ में क्या है, फिनॉल है, तो क्लोरोफॉर्म जो है वो क्या करेगा, अटैक करेगा, डाइक्लोरोकार्बन बनाएगा, फिर अटैक करेगा और फाइनली क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। फाइनली क्या बन जाएगा, सैलिसल्डिहाइड। देखिए होता क्या है कि डाइक्लोरोकार्बन बनाएगा, डाइक्लोरोकार्बन यहाँ अटैक करेगा तो कार्बन के साथ 2 Cl हो गए, जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे 2 OH आ जाएंगे, वाटर निकलेगा तो फाइनली CHO आ जाएगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा मैकेनिज्म पूछेगा तो पूछेगा इंटरमीडिएट क्या बनता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैकेनिज्म की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ आप ध्यान रखना, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि ये मान लीजिए रिएक्शन आप करा रहे हो, CHCl3 की जगह अगर आप CCl4 लोगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका क्वेश्चन है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि अगर क्लोरोफॉर्म की जगह मैं इस रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लूँ तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। आगे दे रखा है कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन अगर आप KOH के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, HCOO- K प्लस KCl, ये आपके बन जाएगा। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। लास्ट जो है वो ये है कि जो CCl4 है ये फायर एक्सटिंग्विशर के फॉर्म में काम आता है, और किस नाम से काम आता है, पायरीन के नाम से। एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये आपके जो एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।